Hello students, welcome back to your favorite channel Magnet Brains. I am Gauri Jadon, economics educator. Students, आज हम पढ़ने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट। आज का वीडियो मैं पहले आपको बता दी थोड़ा लेंदी रहने वाला है बिकॉज एक वीडियो में पूरा कवर करने वाली हूँ रीजंस फॉर एनवायरमेंटल क्राइसिस। अगर अपनी बुक खोल के देखोगे ना, पूरा चैप्टर में सबसे ज़्यादा लेंदी कोई कॉन्सेप्ट है तो यही है बिकॉज इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐसा नहीं कि आपने इसके बारे में कभी पढ़ा नहीं है, सुना नहीं है, लेकिन जितना हमारे सिलेबस में नीडेड है उतना ही आपको पढ़ना है और कितना हमें समझना है वो मैं पूरा आपको इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। तो बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना है, एंड तक बने रहना है। ज़्यादा लंबा वीडियो लग रहा है तो बिल्कुल 2x की स्पीड पर देखो, लेकिन कंप्लीट पूरा अच्छे से करना है, राइट। तो इसको शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स मैं आपको बता देती हूँ कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। इफ वी टॉक अबाउट सीबीएसई स्टूडेंट्स, हम कवर करते हैं आप सभी के लिए क्लासेस किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक, एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं आप सभी के लिए क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक। वहाँ पे जो डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स को हम लोग फॉलो करते हैं, दैट इज एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। तो ये सारे बोर्ड्स की क्लासेस आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। तो आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स आपके लिए बिल्कुल वन स्टॉप सोल्यूशन है। सारी क्लासेस मिल रही हैं आपको एक तरीके से। यहाँ पे सीबीएसई की भी बहुत सारी क्लासेस हैं, पूरी क्लासेस हैं। यहाँ पे आपको हिंदी मीडियम का भी पूरा कवर किया जा रहा है, प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, हर एक चीज़ आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। एंड साथ ही में अगर आपको ई नोट्स एंड ई बुक्स चाहिए तो उसकी लिंक है आपको बिल्कुल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो एक बार जाके आप उसको भी देख सकते हैं। और आपको कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन पर आप बता सकते हैं। हर एक टीचर आपकी हेल्प के लिए बिल्कुल यहाँ पर रेडी है। क्लियर? तो स्टूडेंट्स जल्दी से आपको करना है लाइक, शेयर एंड कमेंट करके बताना है कि आप कितने एक्साइटेड हैं ये वाले सेशन के लिए। क्लियर? इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे होंगे जो ऑलरेडी आप पहले पढ़ चुके होंगे, लेकिन उसमें से भी क्या क्या याद रखना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो बिल्कुल भी आपको इग्नोर नहीं करना है किसी भी चीज़ को। क्लियर? स्टार्ट कर दे, चलो। सो पहला है स्टूडेंट्स हमारे पास रीजंस। तो हमने इससे पहले पढ़ा था एक कॉन्सेप्ट, दैट इज योर कैरिंग कैपेसिटी। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैरिंग कैपेसिटी? जिसने नहीं सुना वो वाला वीडियो तो एक बार जाके देख लेना। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं, आई थिंक 10 या 13 मिनट्स का वीडियो है, जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। उसमें हमने पढ़े थे फंक्शंस ऑफ एनवायरनमेंट। पहला फंक्शन क्या रहता है, जल्दी से रिवाइज करते हैं। पहला फंक्शन क्या रहता है कि हमें रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है फॉर प्रोडक्शन, लाइफ को सस्टेन करता है ना। एंड अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, एनवायरनमेंट नहीं होगा तो एक तरीके से हम भी कैसे होंगे। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स कैरिंग कैपेसिटी की, तो जो एनवायरनमेंट है ना, बेसिकली जो हमारा नेचर है, हमारा जो अर्थ है, वो हमारे हील करने की पावर रखता है। कौन सी पावर रखता है? हील करने की पावर। लेकिन उसमें भी हमने पढ़े बहुत सारे काइंड ऑफ रिसोर्सेज होते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। कैरिंग कैपेसिटी का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो हमारा एनवायरनमेंट है, जो हमारा नेचर है, उसकी कैपेसिटी, उसकी एक लिमिट है। एक लिमिट तक ही वो चीज़ों को झेल पाएगा, राइट। पहला पॉइंट इसका है, जो 2 पॉइंट्स हमें याद रखना है कि अगर आप एक्सट्रैक्शन कर रहे हो ना रिसोर्सेज का, तो ये भी देख लेना कि उसको रीजनरेट करने में कितना टाइम लग रहा है। अगर आपका रीजनरेशन का टाइम ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द एक्सट्रैक्शन, तो आप समझ लीजिए कि आप क्राइसिस की ओर बढ़ रहे हैं। पहला पॉइंट ये हो गया। सेकेंड पॉइंट ये था कि जो भी वेस्ट आप जनरेट कर रहे हैं, बिकॉज जो भी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ होती हैं, कंजम्पशन एक्टिविटीज़ होती हैं, उसमें वेस्ट जनरेट होता है। उस वेस्ट को हम लोग कहाँ डिकम्पोज करते हैं? एनवायरनमेंट में ही तो करते हैं। तो कितना वेस्ट एनवायरनमेंट झेल सकता है ये भी आपको देखने की ज़रूरत है। अगर ये दोनों चीज़ें बिल्कुल अबव कैपेसिटी चली जाती है तो हम बोल सकते हैं कि हम लोग एनवायरमेंटल क्राइसिस में हैं। तो क्या हम एनवायरमेंटल क्राइसिस में हैं? बिल्कुल हैं, बिकॉज कैरिंग कैपेसिटी जो एक एनवायरनमेंट की होती है उसको बहुत पीछे छोड़ चुके हैं हम कब का। अब हम बिल्कुल चल रहे हैं क्राइसिस में। हम जान रहे हैं कि भाई क्राइसिस को हैंडल कैसे करें, मतलब आपकी बात जो है आपके हाथ से निकल चुकी है, तो कैरिंग कैपेसिटी खत्म हो चुकी है। हम लोग अभी कहाँ पे हैं? एनवायरमेंटल क्राइसिस में हैं, ठीक है। सो द राइजिंग पॉपुलेशन ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज एंड लाइक इंडिया एंड अफ्लुएंट कंजम्पशन, अफ्लुएंट मतलब बहुत ज़्यादा, इन ह्यूज क्वांटिटी, and production standard has put huge stress on the environment. Many resources have become extinct and the wasted generatives or the generators are below the absorptive capacity of the environment. तो हमने पढ़ा था ना कैरिंग कैपेसिटी के बारे में, तो उसमें लिखा था ना कि भाई जितना अर्थ ऑब्जॉर्व कर पाए उतना ही बनाना, उससे ज़्यादा करोगे तो एनवायरमेंटल क्राइसिस में जाएगा। तो हम तो उसके बियॉन्ड जा चुके हैं। मैंने बोला ना, बात हाथ से निकल चुकी है। Now, absorbent capacity means the ability of the environment to absorb degradation. Degradation का मतलब क्या होता है कि बेसिकली जो क्वालिटी है उसमें एक तरीके से कमी आना है ना। डिग्रेडेशन का मतलब होता है एक तरीके से डिप्रिसिएशन की तरह आप ले सकते हो कि क्वालिटी डिग्रेड हो गई। जो एनवायरनमेंट हमारा पहला था, जो नेचर हमारा पहला था, उसको डेवलपमेंट के नाम पे इतना हार्म कर दिया हमने कि एक तरीके से हमारा अब बहुत लेवल डिप्लीट हो गया है एनवायरनमेंट का।
सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अब्जॉर्बेंट कैपेसिटी? अब्जॉर्बेंट का मतलब क्या रहता है? किसी चीज़ को हैंडल कर लेना, पूरा अब्जॉर्व कर लेना। तो जो एक कैपेसिटी होती है ना एनवायरनमेंट की, उसके बियॉन्ड हम जा चुके हैं। तो उसका मतलब क्या होता है? इट इज द एबिलिटी ऑफ द एनवायरनमेंट टू अब्जॉर्व डिग्रेडेशन, कि कितना लेवल तक हम झेल सकते हैं किसी सिचुएशन को। तो इस सिचुएशन को हमने बहुत झेल लिया, लेकिन अब इससे ज़्यादा एनवायरनमेंट नहीं झेल सकता, तो हम कहाँ आ गए हैं? एनवायरमेंटल क्राइसिस में आ गए हैं। सो द वेरियस रीजंस फॉर द एनवायरमेंटल क्राइसिस आर समराइज्ड एज अंडर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जस्ट टेक अ क्विक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन, फिर हम आगे बढ़ेंगे। डन। सो अगेन फ्लो चार्ट्स ये सब बहुत बनाने हैं हमें क्लास 12th में स्पेशली। तो ये रीजंस आपको दिख रहे हैं। पहला रीजन क्या है हमारे पास? काफ़ी रीजंस आप पढ़ भी चुके हो। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड एडवेंट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। देखो, जब हमारे इंडिपेंडेंस मिली उसके बाद हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि इंडिया को डेवलप करना है, इंडिया को क्राइसिस से निकालना है, इकोनॉमिक क्राइसिस से, फाइनेंशियल क्राइसिस से निकालना है। उसको निकालने के चक्कर में हम आ गए दूसरे क्राइसिस में, दैट इज एनवायरमेंटल क्राइसिस। तो एक जगह से निकले दूसरी जगह में अटक गए, आप ये मान के चलिए। तो हमने बहुत सारे रेवोल्यूशन लेके आए, है ना, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेके आए 1991 के, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन किया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन के चलते हमने खूब सारे पेस्टिसाइड्स वगैरह हर एक चीज़ का यूज़ किया। फिर हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करने लग गए, बिकॉज हमें टॉक्सिक मटेरियल नहीं खाना। तो हमने एक तरीके से ना खुद ही को डिस्ट्रॉय किया है। दिक्कत क्या थी? डेवलपमेंट की सोच सही है कि डेवलप तो होना है, मॉडर्नाइजेशन भी ठीक है, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कितने लेवल तक आप मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में, अर्बनाइजेशन के चक्कर में एनवायरनमेंट को हार्म करोगे। उसी को तो कैरिंग कैपेसिटी बोल रहे हैं कि आप जितना हार्म कर रहे हो, क्या इतना अर्थ झेल पा रही है, उतना एनवायरनमेंट झेल पा रहा है कि नहीं झेल पा रहा, उसको तो चेक करो। तो जितना भी आपने डेवलपमेंट किया है वो क्लियरली किसके कॉस्ट पे हुआ है? एनवायरनमेंट के कॉस्ट पे हुआ है, राइट। सो दैट इज़ वाई जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है वो एक बहुत ही बड़ा रीज़न है कि आज हम इस क्राइसिस में क्यों हैं। क्राइसिस में क्यों है? बिकॉज एनवायरनमेंट की जो कैरिंग कैपेसिटी है उसके बियॉन्ड हम जा चुके हैं। दैट इज़ वाई हम लोग एनवायरमेंटल क्राइसिस को झेल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है मेरे पास? एक्सटेंसिव एक्सट्रैक्शन ऑफ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। हमने बोला अच्छी बात है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज को यूज़ करो क्योंकि वो जल्दी रिन्यू हो सकते हैं, लेकिन आपने ना रिन्यूएबल रिसोर्सेज को छोड़ा ना नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को। मतलब आपने एक तरीके से कोशिश करी कि हर जगह से हम लोग एक तरीके से एक्सट्रैक्शन करके अपना डेवलपमेंट कर लें, जल्दी कर लें। इसका क्या हुआ? ना ये रह रहा है ना ये रह रहा है। जो हमने सोचा था कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज बेटर हैं, आप उसको ज़्यादा यूटिलाइज करो, तो आपने इसको तो यूटिलाइज किया ही, साथ में आपने इसको भी यूटिलाइज नहीं किया। हम नॉन रिन्यूएबल के केसेस को बचाने के लिए तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज लेके आए थे ना। तो अगर आपने उस पूरे कॉन्सेप्ट को ही नहीं समझा तो क्या मतलब हुआ डेवलपमेंट का, राइट। सेकेंड है हमारे पास एक्सटेंशन ऑफ मेनी रिसोर्सेज। ऐसे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं नेचर में जब है ही नहीं भाई, खत्म ही हो गए, अब नहीं हो सकते रिन्यू, उसका क्या करें? इतना आपने हार्म किया। नेक्स्ट क्या हमारे पास? अफ्लुएंट कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन स्टैंडर्ड्स। जिस लेवल का प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन आज के टाइम पे हो रहा है ना, उसका जो वेस्ट है उसको कैसे संभालेंगे? वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा, राइट। नेक्स्ट क्या हमारे पास? एयर एंड वाटर पोल्यूशन ड्यू टू डेवलपमेंट प्रोसेस। ये तो अलग ही कहानी है। ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ये सब भी तो एक तरीके से एनवायरमेंटल क्राइसिस का ही पार्ट है ना। तो आप देख सकते हो कि आजकल किस तरीके से वेदर कंडीशंस बदल जाती हैं। कभी दिन में एकदम धूप पड़ रही तो ठंड लग रही है, और कई बार शाम में बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है। तो आप बोलो कि ये क्या बात कर रही है? ऐसे ही तो होता है एनवायरमेंटल चेंज का, हमें पता ही नहीं चलता कि हो क्या रहा है, राइट। तो आप बोल सकते हो एयर एंड वाटर पोल्यूशन ने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर दिया है, अच्छे खासे हमारे डेवलपमेंट प्रोसेस को हैम्पर भी कर दिया, डेवलपमेंट भी नहीं हो रहा और इन्वायरमेंट क्वालिटी भी इंप्रूव नहीं हो रही। नेक्स्ट है हमारे पास, जैसे कि मैं आपको समझा रही थी, ग्लोबल वार्मिंग एंड ओजोन डिप्लीशन। तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। अगर आपको याद है कोविड-19 में जब वो 21 दिन का लॉकडाउन लगाते नहीं चली, सब अपने घर पे बंद थे और आपने देखा था विद इन इतने साल का पोल्यूशन वगैरह विद इन फ्यू डेज अर्थ ने खुद को हील कर लिया था। अर्थ वॉज हैप्पी, है ना। मैं खूब ऐसे मीम्स वगैरह देखती थी इंस्टाग्राम पे तब, तो ऐसा आता था कि भाई बिहार से ही माउंट एवरेस्ट दिख रहा है, नहीं सॉरी माउंट एवरेस्ट नहीं, हिमालयस वगैरह दिख रहे हैं और इतनी क्लैरिटी आ गई है, एकदम बढ़िया आपको स्काई दिख रहा है। तो ये क्यों हुआ था? बिकॉज अर्थ ने खुद को हील कर लिया था, क्योंकि हम वहाँ पे एडिशनल और पोल्यूशन नहीं कर रहे थे। सब अपने घर पे बंद हैं, कोई आ जा नहीं सकता, सब अपने घर पे बंद है, बिल्कुल तार लगा के, कुछ नहीं हो रहा, कुछ एक्टिविटी नहीं हो रही। तो आपने देखा था कि खुद से ही एनवायरनमेंट हील हो रहा था। फिर क्या हुआ? कोविड-19 चला गया, हम फिर से आ गए और फिर से हमने सब चीज़ें बैक टू उससे भी ज़्यादा कर दी, है ना। तो क्लियरली हमें समझ आ रहा है कि अर्थ में वो पावर है कि वो खुद को हील कर सकता है, एनवायरनमेंट में वो पावर है, लेकिन हम उतना चांस ही नहीं देते, है ना। सो ऑल ऑफ यू प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। फिर हम एक एक करके हर एक चीज़ को कवर करने वाले हैं आप सभी के लिए,
राइट, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट फास्ट। डन, चलो। तो स्टूडेंट्स पहला है हमारे पास रीजंस फॉर द एनवायरमेंटल क्राइसिस। पहला है हमारे पास द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड द एडवेंट ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हैज इंक्रीज द डिमांड फॉर द एनवायरमेंटल रिसोर्सेज बट देयर सप्लाई इज लिमिटेड ड्यू टू द ओवर यूज एंड मिस यूज। तो डेफिनेटली जो पॉपुलेशन हमारी बढ़ गई है, बढ़िया हमने पॉपुलेशन बढ़ा दी है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस पढ़ी थी, इकोनॉमिक्स पढ़ी ही क्यों रहे हैं? कॉन्सेप्ट क्या है? स्कैरसिटी का कॉन्सेप्ट है। स्कैरसिटी का मतलब क्या है कि जो डिमांड है लोगों की इतनी ज़्यादा है, उसके हिसाब से सप्लाई अवेलेबल नहीं है। तो पॉपुलेशन तो आपने खूब बढ़ा ली, अब पॉपुलेशन को रिसोर्सेज तो चाहिए, घर भी चाहिए, खाना भी चाहिए, हर एक चीज़ चाहिए। कहाँ से लेके आएंगे? एनवायरनमेंट से ही मिलेगा। तो मतलब अब ज़्यादा लोग बढ़ गए हैं तो ज़्यादा हमें एक तरीके से एक्सप्लॉयटेशन भी करना पड़ेगा। तो हमने इतना ज़्यादा मिसयूज़ कर लिया, मिसमैनेजमेंट कर लिया है, उसकी वजह से क्या हो रहा है? सप्लाई तो लिमिटेड ही है फिर भी। क्यों? बिकॉज ऑफ ओवर यूज एंड मिस यूज। दिक्कत क्या है? पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया आपने। सो द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड द एडवेंट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हैज़ इंक्रीज द डिमांड ऑफ एनवायरमेंटल रिसोर्सेज एंड जिसकी वजह से बहुत हमारे पास कम सप्लाई रह गया है, तो सब जगह इक्वल सप्लाई नहीं पहुंच पाता, तो स्कैरसिटी का कॉन्सेप्ट आ जाता है। क्लियर? समझा? पहला वाला पॉइंट समझ आया सभी को? सेकेंड पॉइंट स्टूडेंट्स इसी में हमारे पास ये है, द इंटेंसिव एंड द एक्सटेंसिव एक्सट्रैक्शन ऑफ बोथ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैव एग्जॉस्टेड सम ऑफ द वाइटल रिसोर्सेज। Due to this, huge amount of money is spent on technology and research to explore new resources. तो जो resources थे वो तो आपने गायब कर दी है, अब आप नए resources ढूंढने में लगे पड़े हो, खूब पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कि कुछ नई चीज़ें आ जाएं, जो कि अच्छी बात है, लेकिन इतनी जगह पे पहुंचने की ज़रूरत नहीं थी। हम पहले ही संभल जाते तो क्या ही बात थी। तो एक तो हमने ओवर एक्सप्लॉयटेशन किया रिसोर्सेज का, तो हमने बोला ठीक है रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज़ कर लो, एयर है, सॉइल है, वाटर है, ये सारी एनर्जीज हैं, इसका यूटिलाइजेशन करो अच्छे से। तो आपने उसको तो किया ही, बिल्कुल सुना। साथ में नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को बोला था बचा के रखना है, उसका भी यूटिलाइजेशन कर डाला। तो मतलब ये भी नहीं बचा, वो भी नहीं बचा, तो दोनों जगह पर हमारे पास अब कुछ नहीं बचा। राइट? क्लियर? ऑल ऑफ यू प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। समझे स्टूडेंट्स इस चीज़ को? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? अब क्लैरिटी आ रही है चीज़ों को लेके थोड़ी बहुत कि नहीं आ रही है? चलो, थर्ड है हमारे पास, एक्सटेंशन ऑफ मेनी रिसोर्सेज एंड कंटिन्यूस राइज इन द पॉपुलेशन हैज आल्सो रिजल्टेड इन द एनवायरमेंटल क्राइसिस। तो बहुत सारे रिसोर्सेज, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इतने ज़्यादा हमने रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को पूरा यूटिलाइज कर लिया, ओवर यूटिलाइजेशन कर लिया एक तरीके से। तो काफ़ी ऐसे रिसोर्सेज हैं जो अब है ही नहीं, जिनका बेटर यूटिलाइजेशन पॉसिबल ही नहीं है, तो उनका क्या करें? ये तो बहुत बड़ा लॉस है किसी भी इन्वायरमेंट के लिए। So extension of many resources and continuous rise in the population has also resulted in the environmental crisis. Fourth है हमारे पास, due to affluent consumption and production standards of the development या developed world, the wastage generated are beyond the absorptive capacity of the environment. कैरिंग कैपेसिटी की बात करी थी, उन्होंने यही बोला था कि भाई जितना में वेस्ट अब्जॉर्ब कर पाएंगे इन्वायरमेंट, उतना ही एक तरीके से आपको करना है। लेकिन हमने क्या कर दिया, उसके बियॉन्ड जा चुके हैं हम। जितना एक ऑब्जर्वेशन की है ना, ऑब्जर्व जो कर पाए इन्वायरमेंट, उतनी कैपेसिटी है, उससे बियॉन्ड आप जा चुके हैं। इससे ज़्यादा ऑब्जर्व कर ही नहीं सकता इन्वायरमेंट। तो क्लियरली मुझे समझ आ गया है कि हम कहाँ पे खड़े हैं आज, इन्वायरमेंटल क्राइसिस पे खड़े हैं, जहाँ पे चीज़ों का हैंडल करना पॉसिबल नहीं है। हम कंजम्पशन प्रोडक्शन तो खूब लेवल पे बढ़ा रहे हैं, बिकॉज हमें पॉपुलेशन अगर बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है, तो सप्लाई तो करना ही पड़ेगा। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि उससे जो वेस्ट जनरेट हो रहा है, उसको एक तरीके से हैंडल करने के लिए आपने क्या किया, व्हाट डिड यू डू। राइट? समझिए इस चीज़ को? क्लियर हो गया? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? गॉट इट स्टूडेंट्स? पक्का? ओके। फिफ्थ पॉइंट है मेरे पास, द डेवलपमेंट प्रोसेस हैज़ पोल्यूटेड द एटमॉस्फेयर एंड द जो वाटर्स हैं, एंड देयर इज डिक्लाइन इन द एयर एंड द वाटर क्वालिटी। देखो इसके बारे में तो बात ही नहीं करते, जब भी हम बात करते हैं एयर क्वालिटी की, वाटर क्वालिटी की। आपने सभी ने देखा यमुना जी का हाल, यमुना जो रिवर है हमारे, है ना, कितना उसका एक महत्व है हमारी हिस्ट्री में, हमारे एक तरीके से स्पेशली जब हम रिवर्स को यूजुअली गॉड की तरह ट्रीट करते हैं। आप उसका देखो कि किस तरीके से हाल है दिल्ली में, एयर कंडीशन आप देखिए, तो आप समझ सकते हैं कि जिन चीज़ों को अगर हम माने अपने हर एक कल्चर में, है ना, हर एक रिलीजन में इन्वायरमेंट को भी पूजा जाता है ना। हम सब देव, हम लोग बोलते हैं भाई हमारी क्या है, भारत माता है या धरती माँ है, इस तरीके से हम बोलते हैं। तो हमने एक तरीके से उनको बहुत रिस्पेक्टफुल और एक ऑनरेबल पोजीशन में हम उनको मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं हम हर एक चीज़ में। गोवर्धन जी की पूजा होती है।
तो अब जिस चीज़ की हम पूजा कर रहे हैं उसी चीज़ को इतना एक्सप्लॉइट भी कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि डेवलपमेंट मत करो, हम ये नहीं कह रहे कि मॉडर्नाइजेशन मत करो, लेकिन आपको ये तो देखना पड़ेगा ना कि किस लेवल तक आप कर रहे हो। अब जब सब चीज़ें हाथ से निकल चुकी हैं, हम सोच रहे हैं कि अब क्या करते बैठे। तो रीज़न ये सारे ही तो हैं, आपने इतना ज़्यादा कंजम्पशन कर लिया, प्रोडक्शन कर दिया कि वेस्ट मैनेजमेंट अब आपको आ नहीं रहा। सिमिलरली जो एटमॉस्फेयर है, वाटर है, एयर है, हम एक जो सांस है भाई वो भी ढंग की नहीं ले पा रहे, बिकॉज एयर क्वालिटी एक तरीके से कम्प्लीटली गॉन है ना, अच्छी नहीं है। वहीं पे वाटर पोल्यूशन के चक्कर में जो हम लोग पानी पी रहे हैं वो भी सेफ नहीं है। तो ऐसे में हम क्या ही हेल्दी बनेंगे, राइट? तो आप समझ रहे हो कि जो एनवायरनमेंट से ही तो फूड आता है। आपको लग रहा है भाई जितना ही ब्रोकली खा लो, ब्राउन ब्रेड खा लो, जितने भी हेल्दी नाम है सब खा लो, लेकिन उन सब के अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें पोल्यूटेंट है ही, बिकॉज इन्वायरमेंट में हर जगह पोल्यूटेंट्स हैं। तो वो सारी चीज़ें कैसे बच जाएंगी? तो एक तरीके से जो आप खा रहे हो, पी रहे हो, वो भी तो सेफ नहीं है, वो भी तो इसी चीज़ों से बना है। तो आपको इसको समझना पड़ेगा कि आपको लग रहा है कि आप इन्वायरमेंट को हार्म कर रहे हो, लेकिन आप उसकी वजह से डबल हार्म हो रहे हो, जो अभी आपको रियलाइज नहीं हो रहा है। राइट? क्लियर? जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। समझिए स्टूडेंट्स, इस चीज को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? पक्का? ओके। सिक्स्थ है हमारे पास, द एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इज ऑल्सो राइजिंग. Global environmental issues such as global warming and the ozone depletion also contribute to the increased financial commitments for the government. अगर आपको पता है खूब सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हमने बनाए हैं, उसके अलावा हमने इन्वायरमेंटल गोल्स ही बनाए कि 2030 तक कार्बन इमिशन इतना हो जाना चाहिए, ये सब हो जाना चाहिए। अगर मुझे ओजोन लेयर से याद आता है, ओजोन लेयर जो हमारे पास बहुत ज़रूरी है, उस जिसमें हम बोलते हैं ना बहुत बड़ा होल हो गया है, तो हमने ये भी सुना था कोविड-19 में कि वो धीरे धीरे खुद से ठीक हो रहा है। तो इन्वायरमेंट खुद से ठीक हो जाएगा, बस तुम्हें एक काम करना है कि शांति से बैठ जाओ। लेकिन वो होता नहीं है हमसे। अगर हम खुद शांति से बैठ जाएंगे तो भी वो खुद कर लेंगे काम, हमें कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो तो पॉसिबल ही नहीं है कि हम शांति से बैठ जाएं, बिकॉज सही भी बात है, हमें भी तो कुछ ना कुछ काम करना है। लेकिन अब जो भी हम काम कंटिन्यू करते हैं उसको हमें बस इतना मेक श्योर करना है कि जो भी हम काम कर रहे हैं वो सस्टेनेबल, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए चले और ज़्यादा हम इन्वायरमेंट को हार्म ना करें, ताकि कम से कम दिक्कत तो होगी, परेशानी भी होगी, लेकिन कम से कम हो। ठीक है? So thus it is clear that the opportunity cost of negative environmental impacts are high, and the environmental issues of waste generation and pollution have become a critical problem today. तो जब हम लोग बात करते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, आप सभी ने माइक्रो इकोनॉमिक्स से पढ़ा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट स्टूडेंट्स? इट इज द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। कि आपको तो लगा इन्वायरमेंट डेवलपमेंट, मतलब हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो बहुत हो रहा है, लेकिन एट व्हाट कॉस्ट? क्या सेक्रीफाइस कर दिया आपने? इन्वायरमेंट को। क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। ऑल ऑफ यू क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन फास्ट। समझे कि नहीं समझे इस चीज को? पक्का? ठीक है, आगे बढ़े। सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ नेगेटिव एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स आर हाई. Increased financial commitments of the government due to global warming and ozone depletion and the rise in expenditure on health due to decline in the air and water quality shows that the opportunity cost of negative environmental impacts are high. तो देखो पहले इतनी ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ वगैरह नहीं होते थे। आपने देखा कितने लेवल ऑफ हार्ट अटैक्स आ रहे हैं 30s के एज में, है ना, 40s के एज में। यूजुअली हम बोलते थे कि भाई बीमारियां आती हैं बुढ़ापे में, आजकल उल्टा हो गया, बीमारियां आ रही हैं आपकी जो मिडिल एज वाला जो पूरा हमारे पास है ना। इवन जो यंग स्टूडेंट्स हैं, जो यंग एकदम जिम वगैरह जा रहे हैं, आप देख सकते हैं, क्योंकि आप जो खा पी रहे हो, जिससे आपका बॉडी बन रहा है, वो हेल्दी हो ही नहीं रहा है। उसमें मिलावट है, उसमें पॉल्यूटेंट्स हैं। तो इतना इन्वायरमेंट अगर आपका हेल्दी नहीं है तो आप अच्छे से लिव कैसे कर पाओगे? वहीं पर हमारा दादा दादी वगैरह, उनके टाइम की बात ही अलग थी, खाना भी थोड़ा बेटर था, आज के टाइम से न्यूट्रिशन उनको मिला है। तो भैया आप देखोगे भैया हमसे ज़्यादा फिट है वो, और हमारी हालत अभी से देखिए आप, अभी से ही पैर दर्द हो रहे हैं, कमर दर्द हो रहा है। तो ये सब क्या इंडिकेट कर रहा है? ये क्या हो रहा है? आपको लग रहा है कि अभी अचानक से कैसे हो गया? ये सब इसलिए हो रहा है बिकॉज जो पहले का खाना पीना हमें मिलता है, जो न्यूट्रिशन मिलता था, आज के टाइम पे वो न्यूट्रिशन अवेलेबल नहीं है, वो चीज़ें अवेलेबल है ही नहीं हमें। समझ रहे हैं इस चीज़ को? तो दैट इज़ वाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, क्या सेक्रीफाइस किया हमने? पहले तो एक तो गवर्नमेंट का भी खर्चा बढ़ गया, हेल्थ में तो इन्वेस्ट करना पड़ रहा है। वहीं पर अगर सब लोग हेल्दी रहते तो वही पैसा कहीं और इन्वेस्ट कर सकते थे, लेकिन अब आपको लगाना पड़ेगा हेल्थ में, बिकॉज आपका एयर का क्वालिटी, वाटर का क्वालिटी अच्छा नहीं है। किसकी वजह से? एक तरीके से आपने जो हरकतें करी हैं उसी की वजह से। राइट? टेक अ स्क्रीनशॉट जल्दी से। ये वाला आपको आ सकता है, हाँ, क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन, तो इसको जरूर पढ़ लेना अच्छे से। समझे कि नहीं समझे? क्लियर? आगे बढ़े? पक्का? चलो
अब हम पढ़ने वाले हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसी के अंदर मैंने इसको इंक्लूड कर दिया स्टूडेंट्स, रिवर्सल ऑफ सप्लाई डिमांड रिलेशनशिप, रीजन फॉर द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। सप्लाई डिमांड आप सभी को पता है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से, बहुत अच्छे से माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ के आए हैं, साथ ही में एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अभी पढ़ के आए हैं हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में। सप्लाई क्या होता है और डिमांड क्या होता है? सप्लाई का मतलब होता है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ अ टाइम, एट अ पर्टिकुलर प्राइस पे जो एक सेलर सेल करना चाहता है एक प्राइस पे, उस प्राइस पे कितने गुड्स रेडी हैं और वो बेचने के लिए रेडी है, दैट इज योर सप्लाई। मतलब अगर मैं एक सेलर हूँ तो मैंने बोला ठीक है मेरे पास 50,000 पेन्स हैं, मैं उसको 10 रुपीज़ पर पेन के बेचने के लिए रेडी हूँ, अगर आपको खरीदना है तो खरीदिए ना, कोई बात नहीं। तो मैंने क्या किया, 10 रुपीज़ के प्राइस से 50,000 को सप्लाई करने को मैं रेडी हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, सप्लाई। क्लियर? वहीं पर डिमांड क्या होता है कि एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ अ टाइम एट अ पर्टिकुलर प्राइस आप उस चीज़ को अफोर्ड कर सकते हो, आप चाहते हो वो चीज़ खरीदना, आप खरीद लेते हो, दैट इज योर डिमांड। ठीक है, यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, रिवर्सल ऑफ सप्लाई डिमांड रिलेशनशिप। सो इन द पास्ट डिमांड वाज लेस देन सप्लाई, है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, लोगों की डिमांड्स बहुत कम थी, इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होती थी, चल जाता था काम, सब रहते थे। इससे पहले नहीं रहते थे कि गांव में सब चीज़ें हो जाती, बिना इलेक्ट्रिसिटी के रहते थे, सब रहते थे। लेकिन मॉडर्नाइजेशन हुआ, हमारी रहने के लग्जरीज बढ़ गई, हमें लगता है ये भी होना चाहिए वो भी चाहिए, और एवोल्यूशन इज द पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन रेस, हम इवॉल्व होते हैं, विच इज़ गुड, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि कितना कैरिंग कैपेसिटी है, कितने लेवल तक हम हर्ट कर रहे हैं एनवायरमेंट को, तो वो चीज़ हमने देखी नहीं। तो पहले क्या था, जो हमारी डिमांड थी वो डेफिशिएंट थी और सप्लाई ज़्यादा था। सो वी कैन से दैट अर्लियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या था, एक्सेस सप्लाई था। क्या था, एक्सेस सप्लाई था हमारे पास अर्लियर। लेकिन अब क्या हो गया, अब सिचुएशन उल्टी हो गई, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, रिवर्सल ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। अब क्या सिनेरियो है मेरे पास, अब सिनेरियो मेरे पास ये है कि डिमांड एक्सेस है एज कंपेयर टू योर सप्लाई। ठीक है, तो अर्लियर और ये है अभी प्रेजेंट। तो अर्लियर क्या होता था स्टूडेंट्स, हम लोग का बस बढ़िया चलता था, जितना डिमांड है उतने में काम हो जाता था, इतनी ज़्यादा डिमांड होती नहीं थी और हमें नेचर से बहुत सारी चीज़ें मिलती भी थी। अब पूरा उल्टा हो गया है सिनेरियो। सो इन द अर्ली डेज ऑफ सिविलाइजेशन डिमांड फॉर एनवायरमेंटल रिसोर्सेज एंड सर्विसेज वॉज मच लेस देन देयर सप्लाई। Pollution was within the absorbent capacity of the environment and the rate of resources extraction was less than the rate of regeneration of these resources. ये क्या है, ये मेरी पहली कंडीशन होती है कैरिंग कैपेसिटी की, पहली कंडीशन होती है कैरिंग कैपेसिटी की, कि जितना आप एक्सट्रैक्शन कर रहे हो उससे मतलब उससे कम है, किससे कम है, हमारे रीजनरेशन से। किसी चीज़ को बनने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, उसको आप 2 मिनट में ख़त्म कर दे रहे हो, ये नहीं करना आपको बैलेंस बना के रखना है। एज ए रिजल्ट इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स डिड नॉट अराइज। तो अर्लियर क्या होता था, इतना ज़्यादा इन्वायरमेंटल दिक्कत नहीं थी जितनी अभी 50-60 साल में ज़्यादा आया, बिकॉज जितना ज़्यादा अर्बनाइजेशन मॉडर्नाइजेशन हमें देखने को मिला है उसने बहुत ग्रेटर लेवल तक हमारी इकोनॉमी को कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हार्म किया है ना, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स इसको हार्म किया है। समझते हैं इस चीज़ को सभी। तो हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो गया था उस टाइम पे हर एक चीज़ को हैंडल करना और संभालना, आज के टाइम पे सॉरी, बिकॉज उस टाइम पे तो हम सारी चीज़ों को अच्छे से हैंडल कर ही रहे थे। लेकिन धीरे धीरे हमारा अर्बनाइजेशन आया, मॉडर्नाइजेशन आया, हमारे पास एक नीड आई कि ये भी चाहिए वो भी चाहिए, ऐसे भी करना है वैसे भी करना है, उसकी वजह से हमारे एनवायरमेंटल क्राइसिस आना शुरू हो गए। राइट, सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ऑल ऑफ यू क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन फास्ट। डन स्टूडेंट्स, क्लियर। तो ये वाला जो मैंने अभी अंडरलाइन किया, आपको जो मार्क किया ना ब्रैकेट में, वो मेरी पहली कंडीशन है फॉर कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है, तो रिवर्स हो गया है रोल कि पहले डिमांड कम थी एज कंपेयर टू सप्लाई, अब उल्टा हो गया है। प्रेजेंटली डिमांड इज मोर देन सप्लाई, मतलब क्या है, एक्सेस डिमांड। So in the present period, the demand for the resources is far in excess of supply. That is, demand is beyond the rate of regeneration of the resources. मतलब इतना सालों हजारों साल लगेंगे, मिलियन ईयर्स लगेंगे उस चीज़ को बनने में, लेकिन हमने तो ख़त्म कर दिया अभी, तो अब क्या करें, बैठे नहीं, क्या नहीं बैठे नहीं रह सकते, ठीक है दूसरा रिसोर्स एक्सप्लॉइट कर लेते हैं, ये सिनेरियो चल रहा है। सो इन द प्रेजेंट अगर हम बात करें, देयर इज एक्सेस डिमांड,
right? So with the pollution or the population explosion and with the advent of the industrial revolution, the pressure on the absorbent capacity of the environment has increased tremendously. Tremendously मतलब huge level पे. Thus, a reversal of supply-demand relationship is responsible for the degradation of quality of environment. तो हो सकता है आपको fill in the blanks में आ जाए ये वाली लाइन, है ना? आपको ये वाली लाइन पूरा ऐसे छोड़ देंगे और बोल देंगे बता दो कि what is responsible for the degradation of quality of environment, that is जो supply demand का एक relationship होता है वो पूरा एक तरीके से opposite हो गया है. Clear? Take a screenshot fast. समझे कि नहीं समझे इस चीज को? क्लियर? समझे? तो देखो इसकी अगर हम बात करें, हमने बात करी थी इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस की. इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस में स्टूडेंट्स हमने क्लियरली पढ़ा है कि ह्यूमन के जो वांट्स हैं आर अनलिमिटेड. उनको कभी भाई संतुष्टि नहीं होती, ये भी चाहिए वो भी चाहिए सब चाहिए, ठीक है. लेकिन जो हमारे रिसोर्सेस हैं आर लिमिटेड और जो रिसोर्सेस हैं उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस भी हैं. जो रिसोर्सेस हैं उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं. तो क्लियरली क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स कि हमें ये पता है कि हमारी इकोनॉमी सफ़र कर रही है. सो अगर मेरे पास ह्यूमन वांट्स लिमिटेड है, अनलिमिटेड है, रिसोर्सेज मेरे पास लिमिटेड है, तो मुझे क्या करना पड़ता है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. क्लियर? सो ये जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्या कहता है कि आपको चूज़ करना पड़ेगा जब आपके ऐसी सिचुएशन आ जाएगी. तो आज के टाइम पे हम लोग इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ही कर रहे हैं. हमें बार बार चूज़ करना पड़ रहा है कि भाई हम क्या करें. हमें नहीं है क्लैरिटी की कैसी चीज़ों को संभालना है. बिकॉज जिस लेवल पे हमने एक्सप्लॉइटेशन करा है एनवायरनमेंट का, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि उसको कुछ सालों में हम लोग कवर कर लेंगे. अगर हम ये मान के चलें, जैसे कि मैं आपको कोविड-19 का बार बार पूरा एग्जाम्पल समझा रही हूँ उस केस में, उसमें क्लियरली हमारे पास ये लिखा है कि फाइन. तो स्टूडेंट्स आपको समझना पड़ेगा जो डिमांड है इट इज़ मोर देन सप्लाई आज के टाइम पे, इसलिए रिवर्सल सिचुएशन हो गया है. क्लियर? ओके. So we are now faced with the increased demand for the environmental resources and services, but their supply is limited due to the overuse and misuse. Hence, the environmental issue of waste generation and pollution have become critical today. तो आज के टाइम पे दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. पोल्यूशन को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है और जो वेस्ट मैनेजमेंट का जो टेक्निक्स हैं उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज जितने लेवल में वेस्ट जनरेट हो रहा है उसको ऑब्जर्व करने की कैपेसिटी अब इन्वायरमेंट के पास नहीं है. तो उसका ऑल्टरनेटिव क्या है ये अपन को सोचना पड़ेगा. ठीक है. तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट जो आप पहले बचपन में बहुत बार पढ़ चुके हो, दैट इज योर ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है? कोई मुझे बता सकता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लोबल वार्मिंग? ग्लोबल का मतलब बेसिकली योर अर्थ, योर होल वर्ल्ड. वार्मिंग का मतलब अधिकतर से ज़्यादा गर्म हो जाना. तो क्या होता है ना, जो आपने ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में सुना होगा, ये ट्रैप हो जाती है विद इन द एटमॉस्फेयर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से. तो क्या होता है, हमारा जो टेम्परेचर है अर्थ का और ज़्यादा वार्म होने लगता है. तो क्या होता है, जो चीज़ों को एक सही टाइम पे होना चाहिए वो जल्दी होने लगती हैं. हमें समझ नहीं आता, क्लाइमेट चेंज वगैरह हर एक चीज़ इसी से इम्पैक्टेड है. सो ग्लोबल वार्मिंग इज द ऑब्जर्व एंड द प्रोजेक्टेड इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर एंड ओशियंस. एंड ड्यूरिंग द पास्ट सेंचुरी द एटमॉस्फेयर टेम्परेचर हैज़ रिजन बाय 1.1 फ़ारेनहाइट एंड सी लेवल हैज़ रिजन सेवरल इंचेस. तो इससे समझ आता है जो एक बैलेंस होता है ना, इकोलॉजिकल बैलेंस एक एनवायरनमेंट का, एक वर्ल्ड का, वो काफ़ी हद तक एक तरीके से डगमगा गया है. वाई? बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. बिकॉज एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आपको चीज़ों को रखना है. अगर आप सडनली उस चीज़ में आप इतना ज़्यादा एक बड़ा एक तरीके में बोल सकते हो इंक्रीज आ जाएगा, है ना. आप देख सकते हो 1.1 फ़ारेनहाइट. तो इससे समझ आता है कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस आ गया है. What are the causes? जल्दी से पढ़ते हैं. The global warming is due to increase in the greenhouse gases concentration like water vapor, carbon dioxide, methane, ozone in the atmosphere. तो जब ये जो गैसेस हैं इसका भी एक पर्टिकुलर परसेंटेज है.
अति किसी चीज़ की बुरी होती है, आपको पता है। तो इसका जो परसेंटेज के पार जाके भी और भी ज़्यादा एक तरीके से उनको ट्रैप करके रखोगे, तो ये क्या करते हैं, आपके जो पूरा जो वर्ल्ड का जो टेम्परेचर है ना, अर्थ का जो टेम्परेचर है उसको इंक्रीज कर देते हैं, राइट। तो इसकी वजह से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग हो जाता है, ग्लोबल वार्म हो जाता है, तो दैट इज योर ग्लोबल वार्मिंग, राइट। बिकॉज एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है वर्ल्ड का, अगर आप उसको मेंटेन नहीं करोगे, एंड उसका मेन रीज़न ये है जो पोल्यूशंस वगैरह हम लोग कर रहे हैं, उसकी वजह से जो ये हार्मफुल गैसेस निकलती हैं वो ट्रैप हो जाती है विद इन द एनवायरनमेंट, है ना। तो उसकी वजह से क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ जाता है, दैट इज योर ग्लोबल वार्मिंग। क्लियर, इसके बारे में बचपन में खूब पढ़ा है हमने, है ना, लेकिन एक क्विक रिवीजन जरूरी है। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन स्टूडेंट्स फास्ट। डन। So among the factors that may be contributing to global warming are burning of coal, petroleum products such as sources of carbon dioxide, methane, nitrogen oxide and ozone। तो ये सारी गैसेस जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, ये हमारे पास ग्रीन हाउस गैसेस हैं, यही ट्रैप होके आपका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, राइट। तो अगर आप ऑलरेडी ये बहुत ज़्यादा हमारे पास हैं, अगर हम इसमें कंट्रीब्यूशन और कर देंगे तो और दिक्कत हो जाएगी। तो कंट्रीब्यूशन कैसे होता है इनको बढ़ाने में, अगर हम कोल बर्न करते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वगैरह का ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो क्लियरली हमें समझ में आता है कि ये एक तरीके से ग्रीन हाउस गैसेस में कंट्रीब्यूशन कर रहा है, जो अल्टीमेटली आपको ग्लोबल वार्मिंग के लिए आएगा। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, डिफॉरेस्टेशन विच इंक्रीजेज द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। तो एक तो दिक्कत जैसे कि ट्रीज में हीलिंग कैपेसिटी, आप सभी को पता है कि भाई हमें पता है जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ऑब्जर्व करता है, ऑक्सीजन हमें प्रोवाइड करते हैं ट्रीज, और उसकी जगह आप जो एक हमारे पास अल्टीमेट रिसोर्स होना चाहिए कि भाई यही हमें प्रोटेक्ट कर सकता है, उनको भी आप एक तरीके से डिस्ट्रॉय कर देते हो। अब हमसे क्या उम्मीद करी जाए, हम वो लोग हैं जो पेपर पे ही लिखते हैं सेफ पेपर, पेपर पे हम लिख रहे हैं सेफ पेपर, तो हमसे क्या उम्मीद रखी जाएगी इस चीज़ को लेके। तो डिफॉरेस्टेशन तो बहुत जाहिर सी बात है, राइट। सो डिफॉरेस्टेशन अगर कम हो जाएगा, ज़्यादा हम ट्रीज़ को लगाएंगे, ट्रीज़ भी ऐसा तो नहीं कि आज लगा कल इतना बड़ा हो जाएगा, वो भी तो टाइम लगता है ना। और मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में हम लोग कई बार क्या करते हैं, यहाँ से ट्रीज़ को डिस्ट्रॉय करें, यहाँ पे हमने 100 सैम्पलिंग्स लगा दी, लेकिन जो एक ट्री है जो इतने सालों से वहाँ पे है, उसको एक छोटे से पौधे से कैसे कंपेयर कर सकते हो आप इतना बड़ा डिस्ट्रक्शन के लिए इतना छोटा सा कॉज को कैसे कवर कर सकते हो एक छोटे से सैम्पलिंग से। सैम्पलिंग्स आप लगाइए एक्स्ट्रा, दैट इज गुड, लेकिन किसी चीज़ को आपने इतने बड़े ट्री को काट दिया है ना, मॉडर्नाइजेशन के नाम पे आपको जगह चाहिए थी, आपने उसको काट दिया, उसके बदले में आपने 3-4 छोटे छोटे पौधे लगा दिए। हाँ, बाद में जाके फ्यूचर में वो भी बेनिफिट देंगे, लेकिन फिलहाल तो आप देखो ना कि आपने कितना बड़ा नुकसान कर दिया है। लेकिन उनको लगता है एक पेड़ से क्या ही होगा, सब यही सोचते रहते हैं, 100 लोग सोच रहे हैं 100 पेड़ चले गए, दैट इज डिफॉरेस्टेशन। क्लियर। अगर हम बात करें मिथेन गैस रिलीज इन द एनिमल वेस्ट, है ना, उसकी जो एनिमल वेस्ट वगैरह रहते हैं उसमें मिथेन गैस आता है, उससे भी एक तरीके से बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। इंक्रीज कैटल प्रोडक्शन विच कॉन्ट्रीब्यूट्स टू डिफॉरेस्टेशन, मिथेन प्रोडक्शन एंड द यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल आग में घी का काम करते हैं, आप एक तरीके से बोल सकते हो, एंड ग्लोबल वार्मिंग को प्रमोट करते हैं। क्लियर। सो अगर हम बात करें द एटमॉस्फेरिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड द मिथेन हैव इंक्रीज बाय 41%, 160% रिस्पेक्टिवली अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल सिंस 1750। तो इतने तो हमारे मार्क्स नहीं बढ़ते जितने लेवल पर हमने पोल्यूशन बढ़ा दिया। आप डिग्री देख रहे हो 41%, 160%, इसको कैसे कवर करोगे? कुछ सालों में तो कवर नहीं होगा, टाइम लगेगा, लेकिन हम कवर होने का टाइम नहीं दे रहे ना, हम तो और उसमें एडिशन कर रहे हैं। सो हाउ विल थिंग्स इम्प्रूव, राइट? टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट फास्ट। डन। आगे पढ़े। अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स व्हाट आर द मेन इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। अभी हमने समझा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। नाउ स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू क्विकली अंडरस्टैंड व्हाट आर द मेन इफेक्ट्स, क्या क्या दिक्कतें हमें देखने को मिल सकती हैं इसकी वजह से। पहला क्या है, एडवर्सली। एडवर्सली मतलब बहुत बुरी तरीके से, एट अ ह्यूज लेवल, एडवर्स नेगेटिव सेंस में। आइस इज मेल्टिंग वर्ल्ड वाइड especially at the Earth's pole. It has led to the steep rise in the sea level and coastal flooding. आपको पता है भाई, आइस से ही वाटर बनता है, आपको तो पता है ना, जो जमा देंगे वाटर को तो आइस बन जाएगी। तो जो हमारे डिफरेंट एरिया पे आपने देखा हो, साउथ पोल हो गया, नॉर्थ पोल, वहाँ पे आइस रहती है। आर्टिक वाले पूरा आपने उसमें देखा होगा, अटलांटिक वाले, आर्टिक वाला जो है अंटार्कटिका। तो वहाँ पे क्या होता है कि अगर हमारे पास इतना एरिया हमने तय करके रखा है कि ठीक है इधर हमारे पास बहुत ज़्यादा स्नो वगैरह रहेगी, लेकिन हम ये देख सकते हैं कुछ सालों से कि वहाँ पे स्नो बहुत स्पीड में मेल्ट हो रही है। अगर स्नो मेल्ट हो जाएगी तो सी लेवल बढ़ जाएगा ना, बिकॉज पानी का लेवल बढ़ जाएगा आपका, ओशियंस में जो पानी का लेवल है। तो ये जो हमारे पास जो लैंड है, यहाँ पे पानी जाने लगेगा,
लैंड का कम होता चला जाएगा यहाँ पे पोर्शन। तो एकदम से तो नहीं होगा कि आज हम सो रहे हैं कल उठे तो बिल्कुल सब गायब, धीरे धीरे होता चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, और एक दिन हम लोग यहीं पे खड़े रहेंगे, सिर्फ इतना सा लैंड बचा रहेगा और ये भी डूब जाएगा, हम सब चले जाएंगे, है ना। तो जब हम लोग बात करते हैं इसको, तो हम लोग ऐसे हंसी मजाक में ऐसी चीज़ें बता रही हूँ आपको मैं, लेकिन आपको ये समझने की ज़रूरत है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये जो बैलेंस जो होता है ना, एक नेचर का जो बैलेंस है वो पूरी तरह से जा चुका है, राइट। अगर हम बात करें जो ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स हो गए, ह्यूरिकेन्स आ गए, अर्थक्वेक्स वगैरह, ये सब क्यों हो रहा है, ये सब इन्हीं सब चीज़ों की वजह से हो रहा है, राइट। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ ट्रॉपिकल डिजीजेस लाइक मलेरिया, क्लोरिया, जब हम लोग बात करते हैं, है ना, डेंगू वगैरह, ये कितने हो रहे हैं आजकल, है ना, आए दिन आप देख सकते हो। और पहले क्या होता था ना, अगर आपने नोटिस किया होगा, किसी को अगर फीवर भी हो रहा है तो ठीक है, थोड़ी बहुत दवाई ली, ठीक हो गए। आजकल फीवर भी इतनी आसानी से ठीक नहीं होता, बिकॉज हमारा बॉडी इतना हेल्दी अब रहा ही नहीं, हमारा इम्यून सिस्टम इतना वीक हो चुका है। द काइंड ऑफ वाटर वी आर ड्रिंकिंग, द काइंड ऑफ एयर वी आर ब्रीदिंग इन, उससे क्लियरली समझ आ रहा है कि हमारा बॉडी वैसे फंक्शन करता ही नहीं है। स्पेशली आफ्टर कोविड-19 आई हैव सीन कि एक फीवर से भी उभरने में बहुत टाइम लग जाता है, तो इट्स नॉट ईजी, right? So there are thousands of species like polar bears in the danger of becoming extinct forever. कितने सारे ऐसे हम एनिमल्स की बात कर सकते हैं जो बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो गए, बिकॉज उनके लिए सेम कंडीशंस ही नहीं है जो उनको रिक्वायर्ड है। अगर उनको देखो जंगलों में अगर जैसा इन्वायरमेंट चाहिए वो नहीं मिलेगा तो बिल्कुल सड़क पे तो आएंगे ही ना, आपको ये समझना पड़ेगा। सो दैट इज़ वाई बहुत ही मेन रीज़न है हमारे पास, हम देख सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के कहाँ कहाँ तक हमें इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं, राइट। ऑल ऑफ यू प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से। डन। आई थिंक, आई डोंट रिमेंबर, बचपन में इंग्लिश की बुक में मैंने पढ़ा था, आई थिंक डोलो एक डक टाइप का ऐसा कोई बर्ड या कुछ ऐसा था जो एक्सटेंड हो गया, है ना, ऐसा कुछ पढ़ा था। आपको याद है क्या? बिल्कुल मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ओजोन डिप्लीशन, डिप्लीशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का धीरे धीरे कम होना। तो ओजोन डिप्लीशन, ओजोन लेयर एक बहुत इंपॉर्टेंट लेयर हमारे लिए रहता है, प्रोटेक्ट करता है हम लोग को हार्मफुल रेस से, यूवी रेस को, जो बिल्कुल अर्थ में डायरेक्टली ना जाए, ठीक है। आप ये समझ के रखो, ये स्वेटर है हमारा, ठीक है। स्वेटर को हम क्यों पहन रहे हैं? ताकि ठंड से बच पाए। स्वेटर में इतने सारे आप छेद कर दोगे तो कहाँ से ठंड बचेगी, ठंड तो लगेगी ना। तो सेम चीज़ है, जो यूवी रेज वगैरह है, जो वेरियस रेज है जो हमें हार्म कर सकती है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ओजोन लेयर बढ़िया भगवान ने बना के दिया अपन को। हमने क्या किया, उसको पोल्यूट कर करके पोक कर करके उसमें कर दिया हमने छेद। अब जो यूवी रेज है वो तो आ जाएंगी ना अर्थ में, समझ रहे हो? मैं इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा इस तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि तुम्हारे दिमाग में रहे, right? So ozone depletion refers to the destruction of ozone in the ozone layer due to presence of chlorine from man-made chlorofluorocarbons and other forces. तो इसकी वजह से क्या होता है, ओजोन की जो क्वालिटी है, ओजोन का जो लेयर है, धीरे धीरे डिप्लीट होने लगता है, एंड वी कैन से दैट देयर इज अ होल इन ओजोन नाउ। तो समझ रहे हैं इसका मतलब कि नहीं समझ रहे? सो व्हाट आर द क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स भी एक तरीके से हार्मफुल हमारे लिए रहते हैं, राइट। नेक्स्ट क्या हमारे पास, कॉजेज ऑफ ओजोन डिप्लीशन। So the problem of ozone depletion is caused by high levels of chlorine, bromine compounds in the stratosphere। हमें पता है डिफरेंट लेयर्स, हम लोग एटमॉस्फेयर के पढ़ते थे, स्ट्रेटोस्फेयर पढ़ते थे, बायोस्फेयर पढ़ते थे, लिथोस्फेयर्स पढ़ते थे। तो हमें पता है ओजोन लेयर हमारा कौन से लेयर में आता है, स्ट्रेटोस्फेयर्स में आता है। किस में आता है? स्ट्रेटोस्फेयर्स में आता है, ठीक है। एंड द ओरिजिन ऑफ दीज कंपाउंड इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को ही हम लोग लिखते हैं CFC, याद रखना, ठीक है, विच इज़ यूज एज अ कूलिंग सब्सटेंस इन AC एंड रेफ्रिजरेटर। तो हम बोलते हैं ना, जो ACs वगैरह हमें खरीदने हैं, जो समर्स में AC यूज़ करते हैं, इट इज़ नॉट गुड फॉर द एनवायरनमेंट, है ना। सो अगर आपको ये समझना है, ये वाला पूरा पॉइंट आपको क्लियर हुआ, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सबसे पहले सभी। ये समझना है कि ओजोन डिप्लीशन बिल्कुल अलग है, ग्लोबल वार्मिंग अलग है, सब चीज़ इंटर रिलेटेड ज़रूर है, लेकिन सारे चीज़ों की जो टर्मोलॉजी है वो अलग अलग है, राइट। टेक अ स्क्रीनशॉट। डन। अच्छा, आपको पता भाई वो आग लग जाए तो एक्सटिंग्विशर हमारे पास रहता है, उसमें भी जो हमारे पास कंपाउंड्स रहते हैं, जैसे कि ब्रोमोफ्लोरोकार्बन्स हमारे पास रहते हैं, एरोसोल जो रहता है, ये सब भी अच्छे नहीं रहते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें एक तरीके से केमिकल कंपाउंड्स हैं जिनका एक्सेस अगर ज़्यादा होगा तो कहीं ना कहीं अर्थ को हार्म करेंगे ही। तो उसी चीज़ को हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, क्लियर? डन। तो सूरज देखो, इतना समझना है, जब हम लोग बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग की, तो वहाँ पे हम लोग बात करते हैं ग्रीन हाउस गैसेस की। किसकी बात कर रहे हैं? ग्रीन हाउस गैसेस की बात कर रहे हैं, जिसमें वाटर वेपर भी आता है, मीथेन भी आता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आता है। तो ये सारी जो गैसेस रहती है वो कहीं ना कहीं टेम्परेचर बहुत ज़्यादा वार्म कर देती हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। क्लाइमेट चेंज भी उसका एक रिजल्ट है, दैट इज़ अ ग्लोबल वार्मिंग।
राइट वहीं पे जब हम लोग बात करते हैं ओजोन डिप्लीशन की, तो ओजोन डिप्लीशन से क्या होगा, जो यूवी रेज जो हमारे लिए बिल्कुल सेफ नहीं है वो डायरेक्टली अर्थ तक आने लगेंगी। जो ओजोन है एक बेसिकली एक लेयर टाइप का है जो आपको प्रोटेक्ट करता है इन यूवी रेज के साथ, है ना, इसके अगेंस्ट आपको प्रोटेक्ट करता है। तो अगर हम लोग बात करें जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जैसे कि आपका जो व्हीकल्स है, फ्रिज से, एसी से जो गैसेस निकलती हैं, वो कहीं ना कहीं इसके डिप्लीशन में काम आती इन द सेंस एक इफेक्ट है उसका। डिप्लीशन का मतलब होता है किसी चीज़ की वैल्यू गिरना। तो ओजोन लेयर अगर वो कम होता चला जाएगा तो ऑफकोर्स वो हमारे अर्थ के लिए एक लेयर है, प्रोटेक्टिव लेयर, आप उसको हटा दोगे तो दैट इज़ नॉट गुड फॉर यू, बिकॉज प्रोटेक्टिव लेयर का ही मतलब है जो आपको प्रोटेक्शन दे। अगर आप उस लेयर को ही हटा दोगे तो फिर कैसे प्रोटेक्शन मिल पाएगी, राइट। तो ये हमने पढ़ लिया। अब समझते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स जो हमें देखने को मिलते हैं ओजोन डिप्लीशन के, कि अगर हमने ओजोन लेयर का ढंग से ध्यान नहीं रखा तो क्या हो सकता है। As a result of depletion of the ozone layer, more ultraviolet जैसे कि और UV radiation comes to Earth and causes damages to living organism. UV radiation seems to be responsible for the skin cancer in human beings. UV radiation lowers production of, हम लोग जो बात करते हैं ना, phytoplankton, ठीक है, विच अफेक्ट्स अदर एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स। तो सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ ह्यूमन बींग्स को होगा, है ना। ये जो आपने इसके बारे में बचपन में पढ़ा होगा, जो हमारे पास रहता है प्लैंकटन, जो बेसिकली रहता है वाटर में, जैसे कि आप देख सकते हो सॉल्युबल, मतलब उसको कैसे हम समझा सकते हैं, ऐसे कोई विजिबल टाइप का नहीं रहता, ऐसे बबल टाइप का जो रहता है, ऐसा कुछ ऑर्गेनिज्म टाइप का है ना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह में। आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट थिंग बिकॉज ये भी आपने आई थिंक 8th या 9th में पढ़ा था, लेकिन इसके बारे में हमने जाना है। तो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड रहता है। तो जो यूवी रेडिएशंस रहती हैं वो सिर्फ ह्यूमन बींग्स को नहीं, एक्वेटिक एनिमल्स को भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं। यूवी रेडिएशन कैन ऑल्सो इन्फ्लुएंस द ग्रोथ ऑफ द टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, जो आपको पता है जो एक्वेटिक लाइफ जो रहती है उसके जो प्लांट्स रहते हैं उसको भी कहीं ना कहीं इफेक्ट कर सकती है। क्लियर, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। It is very important that UV rays can cause skin cancer, ठीक है, that UV rays can cause skin cancer, students. Done. Next we have is a very important, सब इसको जल्दी से मार्क करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है, चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग हो, हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हमने इतने सारे बनाए, मिलेनियम गोल्स भी हमने बनाए हैं, ये जो डिफरेंट गोल्स वेरियस ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। आप सभी को पता है वर्ल्ड एक इंटरकनेक्टेड प्लेस है, हमने ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ा है, दैट एवरी कंट्री इज इंटरकनेक्टेड इन दिस वर्ल्ड। तो अगर मुझे कोई चेंज लेके आना है, ऐसा तो नहीं है कि भले आप बहुत अच्छे में बोलो कि यार इंडिया तो सब चीज़ें फॉलो करती है, बिल्कुल भी नेचर को हार्म नहीं करती, तो उसको इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। बिकॉज नेचर ये नहीं देखेगा दिस इज अर्थ, नेचर ये नहीं देखेगा हाँ कि यार इधर जो इंडिया है इस पर कुछ मत करना, बाकी उसके अलावा जितना भी है भाई उसको डिस्ट्रॉय कर देना, ऐसा तो नहीं है। अगर कुछ डिस्ट्रक्शन होगा, अगर कुछ हार्म होगा तो पूरे के पूरे अर्थ को होने वाला है, राइट। तो मुझे ही समझना होगा, हम ये नहीं बोल सकते अरे भाई मैं तो अपना काम ठीक से कर रहा हूँ, बाकी जो होगा देखी जाएगी, ऐसे नहीं चल सकता जब हम लोग इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं। इसलिए जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, यूनाइटेड नेशंस के भी रहते हैं, इन्वायरमेंटल चेंज ऑर्गेनाइजेशन, जो सब साथ में मिलकर जितनी मेंबर कंट्रीज रहती हैं एक ट्रीटी बनाते हैं। ट्रीटी का मतलब क्या रहता है, एक तरीके से आपने एक एग्रीमेंट साइन किया है कि यार ये चीज़ हमें फॉलो करनी है अगर हम चाहते हैं कि हम सबको फ़ायदा हो। बिकॉज अगर सिर्फ कोई एक कंट्री उसको फॉलो करेगी तो उससे कुछ इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलना, हर एक कंट्री को उसको फॉलो करना पड़ेगा। सिमिलरली ऐसी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ट्रीटी में डिसाइड हुआ कि टू सेफ गार्ड ओजोन लेयर, की ओजोन लेयर को कैसे बचाएं, हमने कोशिश करी कि हम लोग चालू करने वाले एक प्रोटोकॉल विच इज़ नोन एज अ वेरी इंपॉर्टेंट मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है। इसी के थ्रू हम लोग 16 सितंबर को हमेशा सेलिब्रेट करते हैं ओजोन लेयर प्रोटेक्शन डे, right? So as ozone layer prevents most harmful wavelengths of ultraviolet light from passing through the Earth's atmosphere, its depletion has generated worldwide concern and it has led to the adoption of Montreal Protocol. ठीक है, it is a historical treaty signed by the members of United Nations to protect the ozone layer by phasing out chlorofluorocarbons, जिसको हम लोग CFC भी बोलते हैं, है ना, which is supposed to be the main reason for ozone depletion। तो हम चाहते हैं कि भाई कम से कम यूसेज हो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का, ताकि हमारा जो ओजोन लेयर है उसको हम लोग प्रोटेक्ट कर पाएँ। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में हमने यही डिसाइड किया था, एक ट्रीटी डिसाइड हुई थी बिटवीन द मेंबर कंट्रीज़ कि हमें कोशिश करनी है कि एक सर्टन लिमिट तक हमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स या CFC को बहुत कम करना है। क्लियर, टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट।
डन। Under this protocol, all the signing members agreed to freeze the consumption and production of CFC by the year 2013. India signed the Montreal Protocol along with the London Amendment on 17/9/1992. The Montreal Protocol has significantly reduced the burden of CFCs in the stratosphere and helped in the ozone recovery. ठीक है, पर्यावरण means environment and मित्र means friend. So, and the time has arrived for us to become पर्यावरण मित्र, friends of the environment, एक इनिशिएटिव बाय द इंडियन गवर्नमेंट आप इसको बोल सकते हो। उसके अलावा इंडिया ने कब ज्वाइन किया था? लंदन अमेंडमेंट में, मतलब कब ज्वाइन किया? 1992 में। क्लियर, ये चीज़ एक इंपॉर्टेंट आपका स्टैटिस्टिकल डेटा है, इसको ज़रूर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी हम सभी को पता है कि ओजोन लेयर कहाँ रहता है? स्ट्रेटोस्फेयर में रहता है। तो अगर हम कुछ भी चीज़ प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं उस लेवल पे, तो हम स्ट्रेटोस्फेयर को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट। व्हाट इज स्ट्रेटोस्फेयर? देयर आर वेरियस लेवल्स ऑफ एटमॉस्फेयर। उसमें से एक हमारे पास होता है स्ट्रेटोस्फेयर, जो हमारे यहाँ पे कवर करता है किसको? ओजोन लेयर को। क्लियर, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? पक्का सभी को? सो स्टूडेंट्स, यही था हमारा आज का सेशन, जहाँ पे हमने डिस्कस किए बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज, जाना व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर क्या होता है। काफ़ी सारी टर्मिनोलॉजीज ऐसी हैं जो आप पहले भी पढ़ चुके हो, तो ऐसा कुछ भी नया नहीं था, लेकिन कुछ चीज़ें जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी हमने उसको अंडरलाइन कर लिया, मार्क कर लिया, होपफुली आपने भी कर लिया हो। स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। इफ वी टॉक अबाउट CBSE, हम कवर करते हैं वेरियस क्लासेस फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th, एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं आप सभी के लिए क्लासेस, स्टूडेंट्स क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक। वहाँ पे जो डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स को हम लोग फॉलो करने वाले हैं, दैट इज योर दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। एंड अपार्ट फ्रॉम दीज बोर्ड क्लासेस वी ऑल्सो प्रोवाइड यू 3 स्पेशल कोर्सेज, दैट इज योर वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश का भी कोर्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। तो बिल्कुल आपको बने रहना है स्टूडेंट्स मैग्नेट ब्रेन्स पर। वी ऑल्सो प्रोवाइड E-नोट्स एंड E-बुक्स, उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो कभी भी जाके आप देख सकते हैं। बहुत अच्छे से आपको हर एक चीज़ वहाँ पे लिस्टेड दिखेगी। एंड स्टूडेंट्स, हमें सिर्फ यूट्यूब पे नहीं, डिफरेंट सोशल मीडिया साइट्स पे फॉलो कर सकते हैं, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सअप, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। राइट स्टूडेंट्स, क्योंकि 12th स्टैंडर्ड है, हमें कोई भी चीज़ को ऐसे फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है कि ये चैप्टर तो ऐसे ही कर लेंगे। देखो, क्विक रीडिंग कर लो, ना से कुछ से। अगर आपको लग रहा है कि ये वाला चैप्टर तो मुझसे हो जाएगा, एक क्विक रीड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये नहीं कि आप उसको बिल्कुल इग्नोर ही कर दो। ठीक है, समझे इस चीज़ को? क्लैरिटी आ गई? पक्का? राइट स्टूडेंट्स, एंड वी ऑल्सो प्रोवाइड E-नोट्स एंड E-बुक्स, उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलती है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। उसके अलावा भी आपको कुछ भी जानना है तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी। राइट, और हमारा एप्लीकेशन है, वहाँ पे भी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तो आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी डाउट हो इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग आप बिल्कुल मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं बिल्कुल आपकी हेल्प करूँगी। राइट, तो इसी तरीके से स्टूडेंट्स आपको बिल्कुल बने रहना है मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।